औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। हमारे कॉर्पोरेट लॉ का सफ़र रवा दवा है। इसमें सबसे पहले द पोर्शन वी हैव डन वाज द एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ विच वी हैव डन। उसमें मैंने आपको बताया अबाउट द कंपनी and different types of companies. I have further told you about the courts which will have jurisdiction to deal with the controversies of the corporate sector. फिर मैंने आपको बताया कि जी रजिस्ट्रार कौन होता है, what is SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan. फिर मैंने आपको बताया the documents prepared by the company, memorandum of association, articles of association, the company's prospectus. Further मैंने आपको बताया about the name of a company, the points to be considered by the company while selecting the name of a company. उसके साथ साथ मैंने आपको elementary part of corporate law में बताया about the promoter, that who is a promoter, what are his duties and liabilities, and the mode of remuneration, the mode of payment to the promoter. तो ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो हमने इसके पहले पार्ट में डिस्कस किए। और अगर आपको याद हो तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कॉर्पोरेट लॉ का एक बहुत अहम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, और वो पोर्शन आज हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने खत्म कर लिया। एंड दैट वाज द शेयर कैपिटल पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट which we have done. That was the share capital part. In share capital we have done the prospectus, that what is a prospectus, the liabilities arising out of untrue statement in a prospectus, and what is statement in lieu of prospectus. Then I have told you about a share, that what is a share, share capital, and the classification of both shares and share capital. I have told you that how does the company allot shares and what is the allotment of shares. I have further told you about the issuance of shares and share certificate. We have discussed about the alteration of capital and reduction of capital. Alteration of capital as well as the reduction of capital. फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि what is the transfer of shares and transmission of shares. The transfer of shares and transmission of shares. ये हमारा पिछला लेक्चर था जिसका मैं आपको दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। उसके साथ ही हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। So transfer and transmission of shares में सबसे पहले I have told you that transfer of shares is actually the willful act of the shareholder in case of sale and gift of his shares. जब कोई बंदा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेचे या उसको गिफ्ट करे, इसको हम कहते हैं the transfer of shares. Whereas the transmission of shares it is also the transfer of shares, but in certain circumstances and through operation of law. बज़रिए कानून जब शेयर्स शेयर होल्डर के दूसरे बंदे के पास जाते हैं। और circumstances क्या होते हैं? When a person has died, when a person has become insolvent and when a person has become a lunatic. तो इन तीन सूरतों में होती है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और मैंने आपको फर्दर बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट समझाया वो ये था कि
जब भी कोई बंदा किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, जब उस कंपनी में उसका इंटरेस्ट आता है शेयर्स की सूरत में, तो उसके बाद वो बंदा एक नॉमिनीज की लिस्ट देता है, या वो एक बंदे को नॉमिनेट करता है या वो ज्यादा को नॉमिनेट करता है कि जी मेरे बाद ये बंदा मेरे शेयर्स का हकदार होगा। और जब भी कोई शेयर होल्डर नॉमिनी बनाए एक या एक से ज्यादा, तो उस सूरत में जब ज्यादा नॉमिनीज वो बनाएगा, ज्यादा लोगों को वो नामजद करेगा कि मेरी डेथ के बाद ही विल बी और दे विल बी दी ओनर्स ऑफ माय शेयर्स, उस सूरत में हम शेयर होल्डर को चाहिए कि जी वो एक्सटेंट ऑफ राइट बताए कि अगर उसने ज्यादा बंदों को नॉमिनेट किया है तो कौन कितना हकदार होगा। उसके बाद इफ द नॉमिनी प्रीडिसीजेस द मेंबर, शेयर होल्डर जिसने दूसरे को नॉमिनी किया है, नॉमिनी की डेथ मेंबर से पहले हो जाती है, तो उस सूरत में हम उस नॉमिनेशन को वॉइड करार देते हैं और कहते हैं दिस नॉमिनेशन इज ऑफ नो इफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि the director has the power to refuse the transfer of shares only if the transfer deed is invalid or defective, or if the transfer of shares has been refused by the director, the shareholder has the right to go for the appeal against refusal for registration of transfer। यानी अपील लेके वो शेयर होल्डर कमीशन के पास जाएगा कि जी डायरेक्टर ने, कंपनी ने मेरे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज कर दिया है। एंड मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि जी जब ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं या तो नॉमिनी को या सक्सेसर इन इंटरेस्ट को। फिर मैंने आपको डिफरेंसेस बताए अबाउट द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और हमारे कल के लेक्चर के साथ ही हमारा जो पोर्शन था कॉर्पोरेट लॉ का, शेयर कैपिटल का, वी हैव डन दैट। So far we have done the elements of company law as well as the share capital part of company law. Today we are going to start the part which is called the borrowing powers. The borrowing powers of a company. कंपनी के कर्जा लेने के इख्तियारात, या किस किस्म का कर्जा कंपनी ले सकती है, किस कर्जे पे, किस बोरोइंग पावर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे वो वेरी करता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बोरोइंग पावर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, द शॉर्ट टर्म बोरोइंग and can be the medium term of borrowing. So we have different types of borrowing. उसके साथ साथ इस पार्ट पे मैं आपको अगले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी about the debentures, that what is a debenture, what are different types of debentures, and the mortgages and charges. ये वो चैप्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है अबाउट दी बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कर्जा लेने के इख्तियारात। बोरोइंग पावर्स जो कंपनी की है, एज आई हैव टोल्ड यू, वी हैव शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बोरोइंग है, उसको हम कहते हैं दी रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन अगेंस्ट प्लेज, हाइपोथेकेशन और मॉर्गेज, डिस्काउंटिंग कमर्शियल पेपर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। ये हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि कुछ टाइम की बोरोइंग होती है। ये इन तमाम बोरोइंग पावर्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इस पे आप गौर कीजिएगा, ये सिंपल सी टर्म्स हैं, इसको आपने सिर्फ समझना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोइंग जो है, ठीक है। सबसे पहले दी रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस क्या है? इट इज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग प्रोडक्ट issued by a financial institution to its customers on daily basis.
अब ये वो उस किस्म की बोरोइंग है जो कि शॉर्ट टर्म, इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस पे मिलती है कस्टमर को इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली नीड्स. It is a finance offering by financial institutions against mortgages and a credit facility established for a specific time limit at a variable interest rates. तो और किया आपने कि ये वो फाइनेंसिंग है, ये वो लोन है, या ये वो जो हमें जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें ये फाइनेंस मिलता है. और ये जो फाइनेंस ऑफर होता है इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है ये वेरिएबल होता है. रनिंग फाइनेंस इज नथिंग बट द फाइनेंस ऑफरिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट मॉर्गेजेस. इट वर्क्स अंडर द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. स्पेसिफिकली द रनिंग फाइनेंस is a credit facility established for a specific time limit at a variable interest rates. Housing Price Index HPI is a contributory agent for successful operation of the running finance scheme. The running finance is implemented by means of following the overdraft facility, and the corresponding amount is determined by the repaying capacity of the borrower. We call running finance more economical than personal loan because if an individual requires small amount of money during different periods of time, a running finance facility is more economical than a personal loan. It reduces the markup burden and gives the option of early repayments. Currently, in Pakistan, different banks are offering the running finance facility like Faisal Bank, Silk Bank and the Standard Chartered. They all are offering the running finance facility. Bank overdraft. An overdraft is actually the arrangement between the borrower and the bank, whereby the bank extends the credit to a maximum amount against which the customer can write check or make withdrawals. It is the amount of money borrowed that exceeds the deposits. The amount exceeds the deposits. An overdraft occurs when money is withdrawn from a bank account and the available balance goes to zero, below zero. So such facility offered by the bank is called bank overdraft. Why overdraft? Because the available balance goes below zero. An overdraft is one sort of offering credit by the account providers. In that withdrawals are permitted exceeding available balance of the bank account. It is nothing but an overdrawing leading to a negative balance. The situation is more common with the credit card. यानी इसको हम क्रेडिट कार्ड से तशबीह दे सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को. For enjoying overdraft facility, there should be some agreement or approval in advance with the account provider. Generally, the overdraft facility is offered by the banks for some maximum amount, and the same is required to be returned to them within some specified limit of time. So, what will be the penalty on non-compliance? Non-compliance of these guidelines may impose a heavy penalty on the account holders. Penalty क्या होगी? In any case, drawing an overdraft necessitates paying interest. So in any case, drawing an overdraft necessitates paying interest. Fees charged for providing the overdraft facility and in case of going into unauthorized limit may vary from bank to bank, but the principle remains the same. Now, what is a cash credit?
कैश क्रेडिट क्या है? It is a short-term cash loan to a company. A bank provides this type of funding, but only after the required security is given to secure the loan. Once the security has been given, the business that receives the loan can continuously draw from the bank up to a certain specified amount. है ना मजे की बात? ये शॉर्ट टर्म कैश लोन कंपनी को दिया जाता है एंड द बैंक प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ फंडिंग, बट आफ्टर द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इज गिवन टू सिक्योर द लोन. सिक्योरिटी दोगे तो लोन सिक्योर होगा, और जब सिक्योरिटी दे दी, द बिजनेस दैट रिसीव्स द लोन कैन कंटिन्यूअसली ड्रॉन फ्रॉम द बैंक अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट. एक बहुत मजे का लोन होता है जिसको हम कहते हैं लोन अगेंस्ट प्लेज. आपने अक्सर ये नाम सुने होंगे जी, गिरवी रखवाना, रहन रखवाना. तो रहन क्या है, गिरवी क्या है, ये अब हम देखते हैं. ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसमें हमारे पास होता है लोन अगेंस्ट प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज. ये क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज लोन अगेंस्ट प्लेज. लोन आपको मिलता है प्लेज के बदले में. प्लेज क्या है? और लोन तो आपको पता है कि आपको फाइनेंस मिलता है, लेकिन पहले आपको कुछ प्लेज करना पड़ता है. इसमें क्या होता है? अ डिलीवरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी टू अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम कर्जा लेते हैं, उसको हम डिलीवर करते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी. क्यों डिलीवर करते हैं? एज अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट. यानी सपोज मैं किसी को कहूं कि भाई मुझे तुम 5 लाख रुपए दे दो और ये जो मेरी गाड़ी है ये मैं आपके पास प्लेज करवाती हूं. प्लेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज pawn or security interest, is a piece of property used to secure financing. It is any physical thing with liquid value, thus the loan taken against pledge is called as loan against pledge. Example क्या है? A lender extending a loan to a borrower for the purchase of a home will require the home as a pledge. Cash deposit or placing of owned property by a debtor. Debtor कौन है? The pledger. To a creditor. Creditor कौन है? The pledgee, जो आपको पैसा दे रहा है as a security for a loan or obligation. The pledgee has an implied right to confiscate and sell the pledged property to satisfy his or her claim in case of default. अब मैंने किसी को कहा मुझे जी आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख ये दे दे, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट, और मेरी गाड़ी है, तो अगर मैं आपको 2 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगी. मैंने 2 महीने में उसको पैसे वापस नहीं की. अब वो जो बंदा है जिसके पास जो प्लेजी है, जिसके पास मैंने गाड़ी प्लेज की है, उसको ये हक हासिल है कि वो मेरी गाड़ी को कॉन्फिस्केट करे और उसको बेच दे, क्योंकि मैंने 2 महीने में उसको पैसे वापस नहीं किए. लेकिन वो बेचेगा तब इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट. प्लेज को हम कहते हैं बेलमेंट. Pledges are form of security to assure that a person will repay a debt or perform an act under the contract. हमारा मुआयदा हुआ था, मुआयदे के अंदर उसको मैंने कहा था जी ये पैसे मैं ले लूं, ये चीज जो है ये आपको पास मैं प्लेज करवा देती हूं, और कुछ अरसे बाद मैं आपको आपके पैसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि जी इतने अरसे में आपको आपके पैसे लौटा दिए जाते हैं, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआयदा होता है. सो इन अ प्लेज वन पर्सन टेम्परेरीली गिव्स पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी. Pledges are typically used in securing loans. भाई मैंने उसने पैसा मुझे दिया, उसको अपना पैसा सेव भी करना है. मैं पैसा लेके उसका भाग ना जाऊं, तो वो सेव कैसे करेगा? प्लेज की सूरत में. एंड दिस इज एक्चुअली द गारंटी दैट द
contracted work will be done within time. Every pledge has three parts. Two separate parties, दो parties, pledger and pledgee. A debt or obligation, यानी एक कर्जा, एक पैसा जो उसने मैंने उससे लिया, वो क्रेडिटर है, और मैंने उससे डेट लिया, उससे पैसा लिया. एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और एक मुआयदा जो कि प्लेज का मुआयदा हुआ है. तो ये उसमें ये होता है कि हम उसको देते हैं पोजेशन, उसको हम वो चीज उसके कब्जे में चली जाती है, हम उससे पैसा ले लेते हैं. कुछ टाइम के बाद मुकर्रर वक्त के अंदर मैंने पैसा वापस करना है और वो चीज वापस लेनी है, क्योंकि उसके पोजेशन उसके पास है. प्लेज में पोजेशन, जिस बंदे ने मुझे पैसा दिया है, पोजेशन वो ऑक्युपाई करेगा. प्लेज और सेल में डिफरेंस क्या है? प्लेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम सेल्स. इन अ सेल both possession and ownership of property are permanently transferred to the buyer. जाहिर है जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आप ना सिर्फ उसके कब्जे में देते हैं बल्कि मलकियत भी उसे देते हैं. पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप. अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. पोजेशन में देना ओनरशिप के मुतरादिफ नहीं है. मैंने उसको गाड़ी दी, गाड़ी के कागजात नहीं दिए, वो उसके पोजेशन में है, उसकी मलकियत मैंने उसको नहीं दी. सो फर्क है. सेल में आप मलकियत और कब्जा दोनों देते हो, एंड बोथ दीज थिंग्स आर परमानेंटली ट्रांसफर्ड टू द बायर. इन प्लेज ओनली पोजेशन पासेस टू अ सेकेंड पार्टी. आई एम द फर्स्ट पार्टी, मैंने पैसा लिया, वो सेकेंड पार्टी है. सेकेंड पार्टी को मैंने पोजेशन दी, ओनरशिप नहीं. द फर्स्ट पार्टी, मी, आई एम द फर्स्ट पार्टी, retains the ownership of the property in question, while the second party takes the possession of the property until the terms of the contract are satisfied. The second party must also have a lien or a legal claim, लेकिन वो कब इसको इस्तेमाल करेगा? Upon when the terms of the contract are not met. The second party can then sell the property to satisfy the debt. यानी तब उसके पास जो उसके पास ये क्लेम है, उसके को तब मलकियत मिलेगी जब मैंने उसको मुकर्ररा वक्त के अंदर मुआहदे के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसका पैसा वापस नहीं किया. देन द सेकेंड पार्टी कैन सेल द प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई द डेट. ये था जनाब लोन अगेंस्ट प्लेज. जब हमने जिससे हमने पैसा लिया उसके पास हमने चीज प्लेज की, प्लेज में हमने उसके पास पोजेशन दी, मलकियत नहीं. व्हाट इज लोन अगेंस्ट हाइपोथेकेशन? द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ अ borrower, the established practice of a borrower pledging an asset as collateral for a loan while retaining the ownership of the assets and enjoying the benefits. With hypothecation, the lender has the right to seize the assets if the borrower cannot service the loan as stipulated by the terms in loan agreement. Mortgages are the most common example of hypothecation. What is hypothecation? Hypothecation simply means the pledge of a property as security or collateral for a debt. Generally, physical transfer or transfer of titles does not take place in hypothecation. यानी हमने उसको जो कब्जा है चीज का वो भी नहीं दिया. Physical transfer or transfer of titles does not take place in hypothecation. Collateralizing arrangement in which neither the possession nor the title but only the right to sell an asset or property passes to the creditor. यानी हमने उसको ना मलकियत दी ना कब्जा दिया चीज का. हमने उसे ये कहा कि जी अगर
मैंने आपका पैसा 2 महीने के अंदर वापस नहीं किया तो आप इस चीज को बेचने का इख्तियार रखते हैं. यानी इन hypothecation only the right to sell an asset on property passes to the creditor. फर्क समझ में आई? वहां पर हम कब्जा भी देते हैं. हाइपोथेकेशन में हम उसको सिर्फ ये हक देते हैं कि जब भी एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा वापस नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, तो उस सूरत में जो क्रेडिटर है उसको ये हक हासिल है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच दे. अरेंजमेंट where the grantee has the possession and the right to sell but not the title is called pledging. Mortgage. It is a transfer of interest in specific immovable property. It is a type of charge related to immovable property, a security interest in a piece of real property in exchange for extension of loan. A loan to finance the purchase of real estate, usually with specified payment periods and interest rates. The borrower gives the lender a lien on the property as collateral for the loan. A debt instrument secured by the security of specified real estate property that the borrower is obliged to pay back whether within a predetermined set of payments. कि जी पहले से बताया था कि आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे या इतनी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे या इतने दिनों में देंगे या इतने अरसे में आप ये पेमेंट पूरी करनी है. So for that there is always a debt instrument. Mortgages are used by individuals and businesses to make large real estate purchase without paying the entire value of the purchase upfront. Over a period of many years, the borrower repays the loan plus interest until the person eventually owns the property free and clear. यानी borrower ने अपनी प्रॉपर्टी को खुद फ्री कराना होगा, तभी उसको उसकी वो चीज जो उसने मॉर्गेज की थी, वो प्रॉपर्टी उसको, वो रियल एस्टेट उसको वापस मिल सकती है. डिस्काउंटिंग कमर्शियल पेपर्स, अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. Discounting commercial papers are the unsecured short-term debt instrument, and these discounting commercial papers are issued by the corporations, and usually these discounting commercial papers are issued for the financing of account receivable, inventories and meeting short-term liabilities. Maturities यानी ये mature कब होते हैं? On commercial papers rarely range any longer than 270 days. The debt is usually issued at discount reflecting prevailing market interest rates. So a major benefit of these discounting commercial papers is that it does not need to be registered with the SECP as long as it matures before 9 months to 70 days. So making it a very cost-effective means of financing. The proceeds from this type of financing can only be used on current assets and are not allowed to be used on fixed assets such as new plans without the SECP involvement. Public deposits क्या होते हैं? Public deposits actually they refers to the deposits that are attained by the numerous large and small firms from the public. It is a source of fund for private and non-banking companies. The interest on these deposits
is more than the interest given by the bank. आपने इसका salient feature देखा कि इस पे जो interest होता है वो more than the interest given by the bank. Public deposits refers to the money received by a company through deposit or loan collected from the public, excluding the money received in the form of shares and debentures. यानी ये वो shares और debentures की सूरत में जो हम public से पैसा लेते हैं ये वो नहीं है. It is public deposit is actually the money received by a company through deposit or loan. And of course this is not the money taken as shares and debentures. अब आते हैं हम जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तरफ या मीडियम टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले हम देखते हैं लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज. सो मॉर्टगेज इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक immovable property. It is a type of charge related to immovable property, a security interest in piece of real property in exchange for the extension of loan. Loan against such property is called as loan against mortgage. DFIs, loan from DFIs. DFI stands for Development Finance Institution. Development finance institutions. Actually, it occupies the space between the public and private investment. These are financial institutions which provide finance to the private sector. और ये private sector को finance क्यों मुहैया करते हैं? For investment that promote development. They are owned by the governments of one or more developed countries. So these DFIs are owned by the governments of one or more developed countries. These DFIs, they actually provides a broad range of financial services in developing countries. So कहाँ पर ये financial services मुहैया करते हैं? Usually in developing countries, and such loans or guarantees to are given to the investors and entrepreneurs, equity participation in firms or investment funds, and financing for public infrastructure projects. DFI will initiate or develop projects in industrial fields or in countries where commercial banks are reticent about investing without some form of official collateral. यानी DFI वहाँ पर अपने projects शुरू करते हैं. Usually the DFI they initiate their projects in industrial fields. और उन ममालिक में जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो है वो रेटिसेंट हैं, वो थोड़े से खामोश हैं अबाउट इन्वेस्टिंग विदाउट सम फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कोलैटरल. सो DFI वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं उन ममालिक में where the commercial banks are reticent. DFIs are also active in financing small and medium size enterprises, supporting microloans to companies often viewed as too risky by private sources of financing. वो कहते हैं this is too risky. But a benefit of this approach is that DFIs often find themselves with first mover advantage in markets with strong growth potential. Then comes loan from NBFCs. NBFCs is non-banking financial company. यानी नॉन बैंकिंग. इसका सैलिएंट फीचर है कि ये नॉन बैंकिंग सर्विसेज है. ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं कि जो कि बैंकिंग सर्विसेज तो
प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बैंक नहीं होते, इनके पास एज अ बैंक कोई लाइसेंस नहीं होता, इसलिए हम इनको कहते हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, because these are financial institutions that provide banking facilities, banking services, but do not hold a banking license. They are not allowed to take deposits from the public, and all operations of these institutions are still covered under banking regulations. Redeemable capital includes any other security or obligation not based on the interest other than an ordinary share of the company. Redeemable capital, a company may, by a public offer or upon terms and conditions contained in an agreement in writing, issue to one or more scheduled banks, financial institutions, or such other persons, either severally or jointly or through their syndicate, any instrument in the nature of redeemable capital in any or several forms in consideration of any funds, monies, or accommodations received or to be received by the company, whether in cash or against any promise, guarantee, undertaking, or indemnity issued to or in favor of or for the benefit of the company. Actually, this redeemable capital, they provide for adoption or include, in addition to others, they provide for the mode and basis of repayment by the company of the amount invested in redeemable capital within certain period of time. Yani redeemable capital provides, it tells us about the mode and basis of repayment by the company of the amount invested in redeemable capital within a certain period of time. This redeemable capital may provide arrangements for sharing of profits and loss. Redeemable capital may provide creation of special reserve called the participation reserve by the company in the manner provided in the agreement for the issue of participatory redeemable capital, in which all providers of such capital shall participate for the interim and final adjustment on the maturity date in accordance with the terms and conditions of such agreement. Now, what is a debenture? Debenture is actually the document issued by the company as an evidence of its debt. मैंने कंपनी को कर्जा दिया, अब मेरे पास क्या सबूत है कि कंपनी को मैंने कर्जा दिया है? जितना मैंने कंपनी को कर्जा दिया है उस हिसाब से कंपनी मेरे नाम पे एक डिबेंचर इशू करेगा। वो डिबेंचर इस बात का सबूत होगा कि मैंने कंपनी को पैसा दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ इट्स डेट. It is actually the security issued or allotted to the investor under the seal of the company. It contains a contract for the repayment of a debt and the interest thereon at a specified rate. डिबेंचर में लिखा होता है कि जी एक कॉन्ट्रैक्ट दर्ज होता है कि जी इस बंदे ने कंपनी को इतने पैसे दिए और इन पैसों पे इस बंदे को इतना मुनाफा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा और ये इस इंटरेस्ट का स्पेसिफाइड रेट है. दिस इज अ डिबेंचर. डिबेंचर का मैं आपको एक स्पेसिमन दिखाऊंगी कि ये होता है जी हमारे पास डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी. देन TFCs, we call them term finance certificate. It is actually a corporate debt. Corporate debt इंस्ट्रूमेंट होता है ये. TFCs ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इशूड बाय कंपनीज टू जनरेट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फंड्स by the companies
to generate long and medium terms fund. And these corporate TFCs offer institutional investors, in particular provident fund, pension funds and insurance companies, with a high alternative to the bank deposits. So they are also an essential complement to risk-free, lower yielding government bonds. These are TFCs. So ये थे हमारे different types of borrowing, यानी कंपनी के कर्जा लेने के जो उसके पावर्स हैं वो मैंने आपको बताए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, ये डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जिससे कि फाइनेंसिंग होती है. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि what are actually the restrictions on these borrowing powers. क्या कंपनी जब चाहे अपनी मर्जी से बोरोइंग कर सकती है? क्या बोरोइंग पावर जो है कंपनी की is it restricted? And what are actually the implied statutory powers of a company, and what are actually the restrictions on borrowing powers of a company? So मैं आपको different restrictions बताऊंगी on a company regarding borrowing. So सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि हर कंपनी का ये एक इख्तियार होता है कि वो बोरो करे. मतलब हर कंपनी बोरो करती है और every company has an implied power to borrow. But if there is any provisions in the company's ordinance, in memorandum of association, in articles of association, या कंपनी पे कहीं से भी कोई restriction है कि कंपनी बोरो नहीं कर सकती, तो फिर कंपनी बोरो नहीं करेगी. Otherwise, every company has an implied power to borrow, irrespective of any contrary provisions is there in the company's ordinance, in memorandum of association, articles of association or any other law enforced in Pakistan. Articles of association actually provides the manner of borrowing, यानी किस तरीके से कंपनी बोरो करेगी, और ये बताया जाता है whether in general meeting or it is to be vested of to board of directors. So the manner in which a company can exercise its borrowing, whether in general meeting or it is to be vested to board of directors. If the powers are vested to board of directors, then articles may fix the limit of borrowing. कि जी ये कंपनी इतना कर्जा ले सकती है. This is the limitation of this company, and up to this amount the company can borrow, and the company is not allowed to exceed that limit. And directors may delegate their such power to subcommittee or to even a manager. Money borrowed beyond the limits may given under memorandum of association without the approval of the company in general meeting is ultra vires. Ultra vires which can't be recovered. So money borrowed beyond limits may given under memorandum of association without the approval of the company in general meeting is ultra vires. And if it's ultra vires, the limits has crossed, then it can't be recovered. The amount of borrowing of the company shall not at any time without the sanction of company in general meeting exceed the paid up capital of the company. So ये एक बहुत बड़ी restriction है पब्लिक कंपनी पे कि वो जो अमाउंट बोरो कर रही है वो कभी भी पेड अप कैपिटल से ज्यादा ना हो. A public company cannot borrow money before obtaining the certificate for commencement of business. यानी पहले
पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो हासिल कर ले, उसके बाद वो बोरो कर सकती है. सो दिस इज अनदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक कंपनी दैट इट कैन बोरो मनी बट once it obtains a certificate for the commencement of business. And what will be the penalty? If a company borrows money before obtaining certificate of commencement of business, then every officer and person who is responsible shall be liable to a fine of rupees 1000 per day during which the default continues. Fine on borrowing. If a company borrows money before obtaining certificate for commencement of business, then every officer and every person who is responsible shall be liable to a fine of rupees 1000 per day during which the default continues. So this is the fine, this is the penalty जो कि मैंने आपको बताई कि ये penalty होगी कि अगर कंपनी बोरो करे सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस का, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करने से पहले कंपनी कर्जा नहीं ले सकती. हमारे पास एक लॉ टर्म है अल्ट्रा वायस बोरोइंग. व्हाट इज अल्ट्रा वायस? अल्ट्रा वायस बोरोइंग एक्चुअली मीन्स when the limits are crossed. If a company borrows money without or in excess of the powers conferred on it by the memorandum of association, we call such borrowing as ultra vires the company. यानी कंपनी को बताया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली दर्ज है कि कंपनी इतना कर्जा ले सकती है. कंपनी ने उससे ज्यादा ले लिया यानी कंपनी ने अपने इख्तियारात से तजावुज कर लिया, जो उसको दिया गया है, पावर्स दी गई हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनको उसको का लिखा हुआ है कि जिस कंपनी कैन बोरो दिस मच बट द कंपनी हैज एक्सीड दैट पावर. सो उस बोरोइंग को हम कहते हैं बोरोइंग ultra wires the company, means the company has crossed the limits, the power conferred on it by the memorandum of association. फिर हमारे पास है borrowing ultra wires the director. Any borrowing which is intra wires the company but beyond the authority of directors is called ultra wires the directors. यानी जब कंपनी ने लिमिट्स क्रॉस नहीं की, क्योंकि वो रकम जो कंपनी ने बोरो की है वो कंपनी के इख्तियार के अंदर तो है लेकिन डायरेक्टर के इख्तियार में नहीं है. डायरेक्टर के लिए भी एक खास अमाउंट बताई जाती है कि यस दिस इज द अमाउंट, ये अमाउंट डायरेक्टर भी बोरो कर सकता है अपने बिहाफ पे कंपनी के लिए, लेकिन एज अ डायरेक्टर. सो जब डायरेक्टर अपनी लिमिट्स क्रॉस करें, any borrowing which is intra wires the company but beyond the authority of directors is called ultra wires the directors. So हमारे पास एक होती है borrowing ultra wires the company, एक है borrowing ultra wires the directors. ये दोनों law terms हैं जो आपने याद रखने हैं. Borrowing ultra wires the company means when the company exceeds the limit of borrowing, अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, जो उसको बताया गया है कि आप इतनी रकम बोरो कर सकते हो, उसे ज्यादा बोरो की कंपनी ने, तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग अल्ट्रा वाइज द कंपनी. लेकिन कुछ जब डायरेक्टर अपने दिए गए इख्तियारात से जो उसको बताया गया है कि इतना अमाउंट आप बोरो कर सकते हैं, जब डायरेक्टर ने उससे ज्यादा बोरो किया तो उसको हम कहते हैं दी बोरोइंग अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर, बिकॉज the director has borrowed beyond his authority. So when the money is borrowed beyond the authority of directors, it is called borrowing ultra vires the directors. So we have done the topic borrowing powers of a company, in which all the long term, short term borrowing are being taught to you. Now there is another topic which I would like to discuss is the unlimited liability of members and directors. ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, the unlimited liability के बारे में, और unlimited liability of the members of or directors.
The Companies Ordinance 1984 एक्चुअली ये अपने मेंबर्स और जो डायरेक्टर्स है उनको ये अलाउ करता है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी आए. सो सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 of the Companies Ordinance 1984, it allows the incorporation of companies with unlimited liability of its members. Such companies may or may not have a share capital. So मतलब क्या हुआ? The incorporation of companies, यानी Companies Ordinance 1984 allow करता है कि companies registered हो सकती हैं unlimited liability of members के साथ. यानी ऑल्दो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी की जो कंपनीज होती हैं दे आर रेयर, लेकिन ऑर्डिनेंस अलाउ करता है कि द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज कैन बी डन विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सच कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल. सो आपने याद रखना है कि ऑर्डिनेंस जो है इट अलाउज द कंपनीज to be registered, to incorporated with unlimited liability of its members. Section 109 of the ordinance allows the re-registration यानी दोबारा से registration of limited liability company into an unlimited liability company. A company which was initially registered with the limited liability, the section 109 of the Companies Ordinance 1984 allows such company to re-registered with unlimited liability. यानी हमने पहले ये देखा कि जी incorporation of companies as unlimited liability of members, incorporation of companies with the unlimited liabilities of members is allowed. और अब हम ये आपको कह रहे हैं कि जी इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी, दैट कंपनी अंडर सेक्शन 109 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कैन री रजिस्टर्ड विद द लिमिटेड लायबिलिटी. इफ एन अनलिमिटेड कंपनी इज री रजिस्टर्ड इनटू अ लिमिटेड कंपनी, द री रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स, debts, liabilities, obligations, contracts acquired, incurred or entered by on behalf of that company before registration. यानी हम ये कह रहे हैं कि unlimited company जो कि registered हुई थी, an unlimited company is re-registered into a limited company, तो इस re-registration से उसके हुकूक और फराइज, उसकी जिम्मेदारियां, उसके जो मुआहदे जो उसने शुरू किए थे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. Section 101 provides that on re-registration of an unlimited company as limited company, re-registration of unlimited company as limited company, if it has a large, if it has a share capital, it may pass a resolution to increment the nominal amount of the share capital by increasing the nominal amount of each of its shares. यानी सेक्शन 101 हमें कहता है कि हम री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी की, अब वो कंपनी होगी लिमिटेड कंपनी और उसका एक शेयर कैपिटल था. अब वो रेजोल्यूशन पास कराएगी, करारदाद पास कराएगी टू इंक्रीमेंट द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर, कि वो बढ़ाए शेयर का नॉमिनल वैल्यू टू, कि वो शेयर कैपिटल का जो नॉमिनल वैल्यू था वो बढ़ाए बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर. सो रेजोल्यूशन किस लिए पास कराई? टू इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल by increasing the nominal amount of each share. यानी आप शेयर कैपिटल में तब इंक्रीज करोगे जब आप उसका नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर इंक्रीज करोगे. एंड द अमाउंट सो इंक्रीज्ड कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और ये जो टॉपिक है दिस इज अबाउट द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. जिस तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी होती
उसकी मेंबर्स होते हैं, कंपनीज का इंदराज होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज के साथ, उसी तरह हमारे पास होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के डायरेक्टर्स. If provided in the memorandum of a company, the liability of directors or any director may be unlimited. यानी अगर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मौजूद है कि डायरेक्टर्स का इंदराज, डायरेक्टर जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज के साथ आप रख सकते हैं, तो आप रखेंगे, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. बट इफ अ पर्सन इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, then that person should be given a notice of that fact. जी, हम कहते हैं कि हमने एक बंदे को डायरेक्टर बनाना है कंपनी का विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो हमने उसको एक नोटिस देना होगा इस फैक्ट का कि जी हम उसको कंपनी का अनलिमिटेड लायबिलिटी का डायरेक्टर बना रहे हैं, एंड ही मस्ट बी नोटिफाई अबाउट दिस फैक्ट बाय द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स प्रपोजिंग हिम फॉर इलेक्शन एज अ डायरेक्टर. कि जी हम मेंबर्स और डायरेक्टर्स उसको प्रायर नोटिस देंगे कि यू हैव बीन चोजन फॉर द इलेक्शन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी डायरेक्टर. सिंपल ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत एक डायरेक्टर को अनलिमिटेड लायबिलिटी डायरेक्टर के लिए चूज किया जा सकता है, लेकिन जिसको आप चूज कर रहे हैं उसको आप पहले से बताएं कि जी हम आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ डायरेक्टर बना रहे हैं. Selected person should be given a notice in writing. उसको लिखा हुआ एक नोटिस दो इस फैक्ट के बारे में, और ये नोटिस by the promoters and officers of the company or by one of them before he accepts the office of director with unlimited liability. If a company has power under its articles to alter its memorandum, it may then, by passing a special resolution, alter its memorandum to make limited liability of its directors. यानी अगर कंपनी के पास इख्तियार है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसको इख्तियार देते हैं कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करे, तो वो रेजोल्यूशन पास करेगा और अल्टर करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को. और अल्टर किस मकसद के लिए करेगा? टू मेक लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को वो लिमिटेड करे. Such alteration would be as valid as if it had been originally contained in the memorandum. Liability of any existing director shall not be limited without his consent on passing the resolution. यानी जो existing director की liability है, that shall not be limited without his consent. उसको बताओगे तो उसको तब limited करोगे. It shall remain limited till the expiry of the term of office for which he was selected as a director. Limited company may have directors with unlimited liability. 112 special resolution of limited company making liability of directors unlimited. So ये था हमारा टॉपिक आज का अबाउट दी unlimited liability of members and directors. Unlimited liability of members यानी company is allowed to incorporate with unlimited liability of its members, and ordinance जो है उसका सेक्शन 109 हमें अलाउ करता है कि एक कंपनी which was once registered with the limited liability can re-registered with the unlimited liability. उसके बाद हमने आपको बताया कि जब री रजिस्ट्रेशन होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी के तहत, जब एक कंपनी रजिस्टर्ड थी पहले लिमिटेड अनलिमिटेड, उसकी री रजिस्ट्रेशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी की हो रही है एज अ लिमिटेड. पहले थी अनलिमिटेड, अब हो रही है लिमिटेड. इफ इट हैज अ शेयर कैपिटल, इट मे पास अ रेजोल्यूशन, करारदाद पास की जाएगी, क्योंकि अब उसको करना है नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ाना है बाय इंक्रीजिंग
the nominal amount of each share. The amount so increased can be called up only in the event of winding up of the company. और फिर डायरेक्टर्स की लायबिलिटी जो कि अनलिमिटेड है वो अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपने उस बंदे को बताना होगा अबाउट दिस फैक्ट, उसको रिटन नोटिस देना होगा कि जी आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो रही है. एंड दैट सिलेक्टेड पर्सन अगर वो कंसेंट अपनी मर्जी से वो चाहता है तो तब ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है. एंड इफ ही एक्सेप्ट्स द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. एंड इफ अ कंपनी हैज पावर अंडर दिस आर्टिकल तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकता है टू मेक लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ इट्स डायरेक्टर्स. और जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर होगा उसको हिज लायबिलिटी शेल नेवर बी लिमिटेड विदाउट हिज कंसेंट ऑन पासिंग द रेजोल्यूशन. यानी उसे इजाजत लोगे सिर्फ रेजोल्यूशन पास नहीं करानी. सो लिमिटेड कंपनी मे हैव डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये थे हमारा आपका आज का अगला टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. एक टॉपिक जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने देखा वो था द बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी, और ये था अबाउट द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. ये हमने डिस्कस किया. इन द अपकमिंग लेक्चर we'll discuss about the debentures. In this topic, I'll tell you that what is a debenture. Debenture is actually a document issued by a company as an evidence of debt. So, ये एक ऐसी दस्तावेज होती है जो कि कर्जे का एतराफ करती है. I'll further tell you about different kinds of debenture, in which I'll tell you about a redeemable debenture, about the perpetual debenture, convertible debenture, and I'll further tell you about register of debenture holders. That a company shall issue a register of debenture holder, and in that debenture, in that register, the particulars of each debenture holder will be given. जिसमें के बताएंगे कि the name and addresses of the debenture holders, the debenture held by each debenture, date at which each person ceased to be a debenture holder, and date at which that person became a debenture holder. I'll further tell you that what is a trust, trustee, and who is a trustee, and in which case the trustee can sue the company. So I'll discuss in detail different circumstances in which the trustee is going to sue the company. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.